पढ़ना है। ठीक है, बढ़िया है, चलो बढ़िया है। मत करो तो यार, आप लोगों का हेडक है ये। मेरा कोई कुछ नहीं है, ठीक है, मेरी कोई नुकसान नहीं है इसमें ना, मेरी कोई ना तो त्रुटि है इसमें। सिंपल सा लक्षण था। समवायी कारण किसे कहा जाता है? बोले जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो, और मैं समझाऊंगा भी नहीं, अवधृत सामर्थ्यवान हो, क्योंकि समझाया उसको जाता है जो थोड़ा सा प्रयास करे समझने का चीजों को, है ना। आप लोग मन खराब कर देते हो, यकीन मानो जितना मन से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उतने मन से आप लोग पढ़ते नहीं है, है ना। उतने मन से नहीं पढ़ते आप लोग जितने मन से मैं पढ़ाने आता हूँ। जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न और अवधृत सामर्थ्यवान हो, अर्थात जो किसी नए कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता हो, उसको हम लोग समवायी कारण कहते हैं। उदाहरण हम लोग देख रहे थे, तंतु संयोगा पटस्य समवायी कारणम। जैसे कि तंतु संयोग को पट का समवायी कारण बताया गया है यहाँ। तंतु संयोग पटस्य समवायी कारणम, तंतु संयोग पट के प्रति असमवायी कारण कहा गया है। ठीक है, कह रहे तंतु संयोग से पट असमवायी कारणेषु, तंतु संयोग को पट के समवायी कारणेषु, अर्थात पट के समवायी कारण कौन है? तंतुषु, तंतुओं में, है ना। तंतु क्या है? तो एक गुण होता है, गुण ही होता है। संयोग क्या है? गुण है। और संयोग रह कहाँ रहा है? वह तो संयोग है वो कहाँ रह रहा है? तंतुओं में। तंतु क्या हो जाएंगे जी? गुणी हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग बोलते हो नहीं, मैं मूर्ख हूं ना, आप लोग मूर्ख समझते हो। कि 50 बार बोलने पे मतलब कितनी है कि 50 बार सामने वाला पढ़ाने वाला आपसे पूछ रहा है कि आया समझ में? नहीं आया? ना हाँ ना ना ना, क्या गजब। पट के समवायी कारण जो तंतु है, वो तंतुओं में, है ना, तंतु मतलब गुणिशु, तंतु है उनमें समवेय तत्व है। समवेय तत्व है मतलब समवायी कारण के रूप में प्रत्यासन्नत्वात। और ये जो आपका वास्तव में संयोग ऐसा ही होता है, जो तंतुओं में जो संयोग विद्यमान है आप लोग जानते होंगे। तंतुओं में है वो कैसा होता है? वो जो समवायी कारण है, पट का समवायी कारण कौन है? तंतु। उन तंतुओं में प्रत्यासन्न होता है, अर्थात विद्यमान होता है, रहता है उनमें, क्योंकि बिना संयोग के तो पट बन ही नहीं सकता। और कैसा होता है? बोले अनन्यथा सिद्ध। अनन्यथा सिद्ध मतलब अनावश्यक भी नहीं होता, और निश्चित रूप से पूर्वभावी भी होता है। ठीक है, ये ऐसा होने के कारण, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होने के कारण वो पट के प्रति कारण बनता है। ठीक है, कह रहे एवं तंतु रूपम पट रूप से असमवायी कारण, इस प्रकार तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवायी कारण बन जाता है। कह रहे जिसको शंका हो वो पूछ सकता है, कोई जो चीज समझ में ना आई हो वो पूछी जा सकती है। ठीक है, ननु पट रूपस्य घटः पट रूपस्य पटः समवायी कारणम। अब यहाँ ननु से शंका की जा रही है। क्या इससे पहले का पाठ क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया। बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? कट गई थी क्या बीच में? बीच में नहीं आ रही जी थी, भैया बीच में अभी नहीं आई। आ रही थी भैया। बीच में नहीं आई? जी सर, अभी अभी कट गई, अभी आई है। अरे यार, क्या करूं, स्थान बदलूं? एक मिनट रुको, स्थान बदलता हूँ अपना। क्या कह रहे? कहाँ तक आई थी आवाज? असमवायीकरण का लक्षण क्लियर है? जी सर। कह रहे जैसे तंतु संयोग पट के प्रति असमवायी कारण है, कह रहे तंतु संयोग से तंतु संयोग रूपी पट समवायी कारणेषु, तंतु संयोग जो है ना, तंतु संयोग क्या करता है पंडित जी? तंतु संयोग का पट समवायी कारण है। पट के समवायी कारण कौन है? ष्ठी है ना। तंतु संयोग का पट के समवायी कारण तंतुषु, यानी तंतुओं में, यानी गुणियों में, गुणी है ना तंतु, तंतु गुणी है ना। और गुण क्या है? उसके अंदर रहने वाला संयोग, संयोग गुण है ना। गुणेशु समवेतत्वेन,
है ना, समवाय संबंध से समवायी कारण में प्रत्यासन्नत्वात्, अर्थात जो समवायी कारण तंतु है उनमें कैसे कैसे प्रत्यासन्न है, तो समवायी तत्व है ना, समवाय संबंध से प्रत्यासन्न है कि नहीं, ये संयोग है। और कैसा है, जी अनन्यथा सिद्धश्च, और अनन्यथा सिद्ध भी है, अर्थात अनावश्यक भी नहीं है। और कैसा है, नियत पूर्व भावित्व, और निश्चित रूप से पूर्व में विद्यमान भी है। तो ऐसा होने के कारण, समवायी कारण में प्रत्यासन्न होने के कारण, अनन्यथा सिद्ध होने के कारण और नियत रूप से पूर्व भावी होने के कारण पट के प्रति वह क्या बन जाता है, तंतु से योग पट के प्रति क्या बन जाता है, असमवाय कारण। असमवायी कारण बन जाता है। यही लक्षण था हमारा समवायी कारण का। आई कह रहे हैं एवं तंतु रूपम पट रूपम पट या समवायी कारण, इस प्रकार तंतु रूप पट रूप के प्रति क्या बन जाता है पंडित जी, असमवायी कारण बन जाता है। ठीक है सब, कोई समस्या अभी जी इसमें, कोई शंका, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। हाँ, अब यहाँ नीचे शंका कर रहा है, अब देखिए कह रहे हैं ननु पट रूपस्य पटः असमवायी समवायी कारण। देखिए पट रूप के प्रति समवायी कारण कौन होता है आपका, जरा बताइए मुझे फटाफट से। जब आप पढ़ रहे थे सबसे पहले आपने तंतु को पढ़ा, ठीक है, पट के प्रति समवायी कारण कौन, पट के प्रति समवायी कारण कौन था, तंतु। तंतु, ठीक है। और पट रूप के प्रति समवायी कारण कौन था, पट 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 था। यही बात पड़ी, अर्थात पट समवायी कारण है पट रूप के प्रति, यही है ना। तो वही कह रहे हैं ननु, आपने जो कहा है पट रूप पटः समवायी कारणम, पट रूप का पट समवायी कारण होता है। तेन तद्गतस्यैव कस्यचित् धर्मस्य पट रूपं प्रति असमवायी कारणत्वम् उचितम्, है? तस्यैव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात् न तु तन्तुरूपस्य तस्य समवायी कारण प्रत्यासक्ति अभावात्। अब देखिए यहाँ से शंका कर रहे हैं, आपने क्या कहा पंडित जी, आपने कहा कि पट रूप का समवायी कारण कौन है, पट है, पट है ना। तो अब एक काम करिए, उस पट में ही, जो पट है ना आपका, जो कि पट रूप के प्रति समवायी कारण है, उस पट में ही विद्यमान है ना, तदगतस्य, वह उस पट में ही रहने वाले, तदगत मतलब उस पट में ही रहने वाले, कस्यचित धर्म से, अर्थात किसी धर्म को, किसके प्रति, पट रूपम प्रति, पट रूप के प्रति असमवायी कारण मान लीजिए, असमवायी कारण मानना उचित होगा। समझ में आ गया बात उनका, क्या कह रहा है वो, कि पट रूप के जी प्रति जो आप असमवायी कारण है, तंतु रूप को मान रहे हैं, आप किसको मान रहे हैं, आप पट को ना मान करके किसको मान रहे हैं, तंतु रूप को मान रहे हैं ना भाई, तंतु रूप को मान रहे हैं ना, जो कि पट से अलग है ना, मान रहे कि नहीं मान रहे, बोलो यार, जी जी है ना। तो आप तंतु रूप को मान रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, जो पट पट रूप के प्रति समवायी कारण बन रहा है, उस पट के ही किसी एक धर्म को, कोई एक अवयव, कोई एक पार्टिकल, उसको उठा करके कोई भी धर्म जो पट में रहता हो, है ना, उसको पट रूप के प्रति समवायी कारण मान लो, है क्यों जी। ये उधर पट तंतु रूप तक जाने की क्या जरूरत है, तंतु रूप तक पहुंचने की जरूरत ही क्या है? यही पट में से पट रूप के प्रति असमवायी कारण ढूंढ लो कोई। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोले तस्यैव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, क्योंकि देखिए पट रूप कहाँ रहता है समवाय संबंध से, पट में रहता है कि नहीं रहता है, बताओ, है? जी पट में रहने वाला कोई भी मतलब पट में रहने वाला कोई भी धर्म समवायी कारण से पट में प्रत्यासन्न रहता ही है। कोई भी धर्म हो, कोई भी गुण हो, पट में समवायी कारण से ही, समवाय संबंध से ही तो प्रत्यासन्न रहेगा, बताइए, है? जी। हम्म, कहने का आपने क्या कहा कि पट में समवाय संबंध से प्रत्यासन्न हो, यही तो कहा ना आपने। तो पट में रहने वाला धर्म ही तो समवाय संबंध से प्रत्यासन्न हो सकता है ना। और तंतु तो दूसरी चीज चली गई ना अलग, वो तो तंतु तो पट में प्रत्यासन्न हुआ ही नहीं, कहाँ चला गया, वो तो अलग चला गया ना, कोई अलग चीज चली गई ना, तीसरी हो गई ना वो तो, बताओ। अरे साक्षात पटरूप का संबंध किससे है, साक्षात पटरूप का संबंध किससे है, बताओ, पट से पट से है। अब क्योंकि पट से है इसीलिए पट के कारण वो तंतु से है, तो सीधा संबंध तो है नहीं, परंपरा से पहुंच रहा है। अरे आपका संबंध आपके बाबा जी से किस कारण से है, या आपके नाना दादाजी से संबंध किस कारण से है, आपके पिता माता के कारण से है ना, परंपरा से है ना उनसे संबंध आपका। आपके मामा जी से, चाचा जी से संबंध कैसे है आपका, परंपरा से, साक्षात कोई संबंध थोड़ी ना है उनसे आपका, साक्षात संबंध तो किससे आपका, आपके माता पिता से, है ना। तो ये दो प्रकार के संबंध होते हैं हमारे, साक्षात संबंध और परंपरा संबंध। तो साक्षात संबंध तो हमारा माता पिता से है, बाकी जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं जो, और उनसे हमारा संबंध उनके कारण से है, क्योंकि वो उनके रिलेटिव है, इस कारण से ही तो है।
बताइए। तो जी ऐसे ही जी। आपके तंतु रूप का संबंध तो पट रूप से है नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो तो समवायी कारण में प्रत्यासन्न है ही नहीं? प्रत्यासन्न कौन है? ये कह रहे समवायी कारण में प्रत्यासन्नत्वात्, ये पट रूप जो है पट में प्रत्यासन्न है, और पट वास्तव में है ही ऐसा, है ना? न तंतु रूप से तंतु रूप में तो है ही नहीं ऐसा, है? तस्य समवायी कारण से प्रत्याशित अभाव, क्योंकि समवायी कारण की प्रत्याशिति का अभाव है वहां पे। समझ में आ रही बात? है ना? आपका ये जो तंतु रूप है उस तंतु रूप की समवाय यानी पट में प्रत्याशक्ति ही नहीं है। समझे पंडित जी? जी बात समझ में आ गई आपको? प्रश्न समझ में आ गया इनका? जी क्या कह सर। रहा है वो, मतलब इसका आप नहीं मान सकते, क्योंकि वो समवायी कारण में प्रत्यासन्न नहीं और समवायी कारण की प्रत्याशक्ति का अभाव है ना? तस्य समवायी कारण से, समवायी कारण कौन है यहाँ? समवायी कारण किसको लेना है? तस्य समवायी कारण से मतलब पट समवायी कारण है ना? पट जी प्रत्याशक्ति के बाद पट में समवायी कारण की प्रत्याशक्ति का अभाव है ना? जी सर। जी ठीक है, चलिए। अब कह रहे हैं एवं, आपकी बात ठीक है पंडित जी, आपने बात एकदम सही कही, आपने बात बहुत अच्छी पकड़ी है ना? अब समझिए, देखिए कह रहे तत्समवायी कारण, तत समवायी कारण प्रत्यासन्नस्यापि परंपरया समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्। अब देखिए समझिए, दो प्रकार से प्रत्याशक्ति होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। दो प्रकार कौन से कौन से? यहाँ जो साक्षात और प्रत्याशक्ति परंपराया। प्रत्याशक्ति की चर्चा चल रही है, दो प्रत्याशक्ति दो प्रकार से है। एक प्रत्याशक्ति साक्षात होती है सीधे सीधे, कैसी होती है पंडित जी? एक तो साक्षात होती है सीधे सीधे संबंध, और एक परंपराया होती है, मतलब तुमने अभी पढ़ा है ना? समझ में आई बात? है ना? जैसे जी। साक्षात वाला क्या है? जैसे तंतु और पट, तंतु और पट सीधे संबंध है ना तंतु पट का, तो ये साक्षात प्रत्याशक्ति जी। है ना? समझ जी। में आ गई बात बाबू? है ना? इसको हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, कार्यिक प्रत्याशक्ति। क्या कह देते हैं इसको? ये आपको यही मिलेगा पेपर में, कार्यिक प्रत्याशक्ति। क्या कहते हैं इसको? ध्यान से समझना, फिर कहोगे कि भैया पढ़ाया नहीं और पेपर में आ गया ये। क्या कहते हैं इसको? कार्यिक प्रत्याशक्ति। क्या कहते हैं पंडित जी? एक बार बोल दो फटाफट से। कार्य अर्थ प्रत्याशक्ति। अब कार्यिक प्रत्याशक्ति कैसे है? कार्य क्या है आपका यहाँ पे? पट। कार्य कौन है? बोलो फटाक से जी। पट पट पट। है ना? अब ये आपका जो कार्य है पट, ये पट किस अर्थ में समवाय संबंध देने रहता है? किस अर्थ में रहता है? किस पदार्थ में रहता है? तंतु में, तंतु में। जी जी है तंतु। ना? समय तत्व में रहता है ना? जी। बोलो बेटा। हम्म जी भैया। हम्म जी सर। ठीक है। अभी आवाज नहीं आ रही। जी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ आ रही रही है है आप भैया, आप बोल नहीं रहे थे। समझो समझो, बता रहा हूँ मैं, सुन रहा था आप लोगों को। चलो, तो कह रहे पट जो पट कहाँ रहता है समवाय संबंध से? तंतु में रहता है। अब ये संयोग कहाँ रहता है आपका? ये बताओ जरा मुझे। तंतुरु। तंतु हैं? तंतु। तंतु रूप में थोड़ी ना। अरे संयोग कहाँ रहता है? संयोग की पूछ रहा हूँ मैं। तंतुओं में। ये तंतु रूप कौन बोल रहा था फिर? है ना? तो जहां तंतु पट का रहता है संयोग। वहीं ये संयोग, ये तंतु, ये संयोग भी तो वहीं रहता है ना तंतुओं में। जहां पट रहता है वहीं ये भी जी रहता जी। है ना? तो कार्य की एक अर्थ में प्रत्याशक्ति, अर्थात एक अर्थ में उपस्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है उनकी? बताओ बेटा। जी सर। हो जी हो एक ही रही अर्थ में है। उपस्थिति हो रही है दोनों की। जी। अरे जिस जगह पे, है ना, जिस जगह पे आपका पट रह रहा है समवाय संबंध से, उसी जगह पर आपका संयोग रूपी जो गुण है
वो भी उसी जगह पे रह रहा है ना, उसी तंतु में रह रहा है ना। हाँ जी सर। दोनों साक्षात संबंध है कि नहीं उन दोनों का? कोई बीच में मीडिएटर है क्या संबंध कराने वाला? पट और तंतु का, या संयोग का और तंतु का? कोई मध्यस्थता कराने वाला है क्या? बताओ। नहीं नहीं है? नहीं है। तो आपका तंतु संयोग और पट, है ना, ये तंतु संयोग जो है, अब ध्यान से देखना, एक साथ रह रहे हैं। अब ये जो आपका तंतु संयोग है, ध्यान समझना, अब ये जो आपका तंतु संयोग है, कार्य रूपी पट में, है ना, कार्य रूपी पट के साथ कह सकते, चलो पट के साथ कह लो, कार्य रूपी पट के साथ, है ना, तंतु में एक अर्थ में समवेत है कि नहीं? तंतु का संयोग जी पट के साथ में तंतु में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। है? जा रहा है। एक अर्थ में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना? जी इसको क्या पहुंच रहा कहते हैं? है। साक्षात प्रत्याशक्ति। साक्षात प्रत्याशक्ति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बोलो। साक्षात साक्षात प्रत्याशक्ति। बात समझ में आ गई? इसीलिए इसका नाम कार्य कार्य प्रत्याशक्ति भी है, ठीक है ना। कार्य पट के साथ जो कारण रूपी, कैसे बना पट भाई? उसका कारण तंतु संयोग बैठा है। उसका कारण कौन है? तंतु संयोग, कार्य रूपी पट का, तंतु संयोग। है ना। उन दो, हाँ, तो कार्य रूपी पट की और तंतु रूपी संयोग की, अर्थात कारण की, दोनों की एक अर्थ में, अर्थात तंतु में प्रत्याशक्ति, है ना। समझे पंडित जी? एक अर्थ में प्रत्याशक्ति हो जाना, ये क्या है? कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति है। बात समझ में आ गई सबको भी? हम्म, जी जी बोलो, जी है ना। आ गई। चलिए, अब दूसरी देख लो, अब परंपरा या प्रत्याशक्ति देख लो। तो साक्षात प्रत्याशक्ति क्लियर हो गई, कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति जिसको बोलते हैं हम लोग, सबको क्लियर हो गई होगी। जी बोलो। जी। हम्म। अब दूसरी आ जाती है, क्या? परंपरा या प्रत्याशक्ति। क्या कहते हैं इसको? परंपरा परंपरा प्रत्याशक्ति। इसका एक दूसरा नाम है पंडित जी, उसका कार्य का अर्थ था, इसका एक है कारणई का अर्थ। क्या है? नाम से ही पता पड़ रहा है ना, कारणई का अर्थ, है ना। वहां कार्य का अर्थ था, सुननी बात, क्योंकि कार्य रूपी आपके पद के साथ जो आपका कारण था, तंतु संयोग, वो एक अर्थ में जाकर के, तंतु रूपी अर्थ में जाकर के मिल रहा था, बैठ रहा था वहां पे, है ना। एक अर्थ में उनकी प्रत्याशक्ति हो रही थी, ठीक। अब यहाँ क्या होगा? इसको कारणई का अर्थ क्यों कहा जाता है? क्यों कह रहे हैं इसको कारणई का अर्थ? तो देखिए, वो वाला समझ में आ गया ना अच्छे से? जी जी सर। जी। है? अब देखिए, अब इसमें ये रहता है कि कोई एक धर्म है जो कि कार्य के साथ तो नहीं रहेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा आपको? वो कारण के साथ मिलेगा, एक अर्थ में, ठीक है। उसको हम लोग कारणई का अर्थ प्रत्याशक्ति कहते हैं, कार्य के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कैसे? तो ध्यान से समझिए, देखिए आपका क्या है, सबसे पहले तंतु रूप है ना। ऐसे ऐसे ठीक रहेगा। देखिए, समझिए, दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। क्या है? ऐसे ले लेते हैं, लंबा लंबा पट है। पट कहाँ रहता है पंडित? बोलो जल्दी फटाफट से। तंतु में। पट कहाँ रहता है? तंतु में। तंतु में, ठीक है ना। पट रूप कहाँ रहता है? पट में। पट में। पट में। ठीक है ना। ये इसमें समवाय संबंध से, वो उसमें समवाय संबंध से, ठीक, यही है ना। जी। हम्म, जी। ध्यान से समझिएगा, देखिए। अब यदि हम ये पट रूप को यहाँ लेके जाएं तो कैसे जाएगा वो? कैसे जाएगा बताइए, यहाँ लेके जाएंगे तो? हाँ? परंपरा से।
कैसे जाएगा बताओ? अर्थात आपका ये जो यदि हम उसको भी ले लें, चलो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ तंतु रूप, प्रश्न करके अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी जो तंतु रूप है, ये तंतु रूप का कार्य कौन है, कहाँ से आ रहा है इसका, तंतु रूप से क्या उत्पन्न होगा? अभी आप लोग पढ़ रहे थे ना, तंतु रूप से क्या आएगा, तंतु रूप में, तंतु में रूप होगा तो क्या आएगा, पट में रूप आएगा ना, पट रूप के प्रति कारण है ना ये, जी तंतु रूप। और तंतु रूप से पट में रूप आएगा ना, बस इतना ही तो है? जी जी हम्म। इनका कहने का मतलब यह है कि जो कारणिक अर्थ प्रत्याशक्ति है, ये आपके न तो पट रूप के साथ रहती है, ठीक है, अर्थात तंतु रूप है उसमें पट रूप के साथ में नहीं रहता है, और ना ही वो उसके पट के साथ रहता है। समझे पंडित जी? दोनों में से कहीं भी प्रत्यासन्न नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है जी ना? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा है उसको। ठीक है पंडित जी? जी सर। ठीक, अब अभी समझो, चलो फिर कल इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना। ज्यादा एक चीज समझ में आ गई ना अभी, ये समझ में आई, कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति अच्छे समझ में आ गई, कारण का अर्थ कल बता देंगे। ठीक है, चलो पहले आगे चलाते हैं पाठ, नहीं तो इसी में रह जाएगा आज पूरा पाठ। चलो ठीक, अच्छे से समझाएंगे कल, ध्यान दिला देने एक बार, चाहे तो सुबह चाहे तो शाम को, है ना? ठीक है, तो वही कह रहे हैं, कहाँ गया भाई, कह रहे, अरे कहाँ गया, एवं तत्समवायी कारण, अर्थात उस किसके प्रति, तत्समवायी कारण, उसका किसका समवायी कारण पंडित जी? आवाज आ रहा है हमारा? पट रूप का सर। हाँ, कह रहे पट रूप, तत् मतलब तत्पद से किसको पकड़ना है? पट पट रूप। रूप। ठीक है, हाँ, है ना? पट रूप के, पट रूप जो कार्य है, पट रूप जो कार्य है उसके समवायी कारण कौन हो गए? उसका समवायी कारण कौन है? पट रूप का समवायी कारण पट, पट पट है ना? जी और पट का समवायी कारण कौन हो गया? तंतु। दो बार समवायी कारण है ना, दो बार समवायी कारण है, देखो, है ना? उसका समवायी कारण कौन हो गया? तंतु। उस तंतु में, तंतु उस समवायी कारण में प्रत्यासन्न, उस तंतु में क्या पंडित जी, उस तंतु में क्या, बोलो फटाफट से, प्रत्यासन्न प्रत्यासन्न। विद्यमान। प्रत्यासन हाँ, उस तंतु में प्रत्यमान विद्यमान है ना, प्रत्यासन। कौन क्या प्रत्यासन है? तंतु रूप। ठीक है, अर्थात इस तंतु रूप को यहां पहुंचाना है पट रूप में, इन दोनों के बीच से खुदा करके। समझ गए पंडित जी? है ना? अब वो कैसे जी पहुंचेगा, तो साक्षात तो पहुंचने से रहा, ये साक्षात तो उसका संबंध केवल पट से है, है ना? पट से पट रूप में पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा, परंपरा ही पहुंचेगा, तो वही कह रहे हैं, है ना? प्रत्यासन्य से अभी प्रत्यासन्न होते हुए भी परंपराया समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, अर्थात उसके साथ प्रत्यासन्न होते हुए भी, है ना, समवायी कारण में उसकी कैसी अपने समवायी कारण में कैसे प्रत्याशक्ति होती है उसकी, है? तंतु परंपराया। रूप की कैसे परंपरा परंपराया प्रत्याशक्ति होती है। बात समझ में आ गई? जी ठीक है, जी ध्यान रखना कैसे प्रत्याशक्ति होती है। अब निमित्त कारण आ जाता है, कह रहे निमित्त कारण तो उच्यते, निमित्त कारण उसे कहा जाता है यत न समवायी कारण ना भी असमवायी कारण, जो ना तो समवायी कारण है और ना ही असमवायी कारण है। ठीक है, अथ च कारणम तत् निमित्त कारणम, उसको हम लोग निमित्त कारण कहते हैं। यथा जैसे वेमादि पट के प्रति निमित्त कारण है, न तो वेमा तुरी इत्यादि ये सब आपके न तो समवायी कारण में आते हैं, न असमवायी कारण में आते हैं, तो जो न तो समवायी कारण है और न समवायी कारण है, जितने भी बाकी के बचे सब आपके किस में आ जाते हैं, वो निमित्त कारण में आते हैं। ठीक है ना? कह रहे हैं तद ए तद भावानामेव त्रिविधम कारणम। अब ये जो त्रिविध कारण है ये कहाँ मिलेंगे आपको, पता है आप लोगों को? ये प्रश्न यहाँ से बना था, देखो एक बार, कह रहे तद ए तद भावानामेव त्रिविध कारणम, देखिए कितना अंदर से जाके बनता है प्रश्न, है ना? ये जो त्रिविध कारण है, समवायी समवायी और निमित्त, ये तीनों कहाँ किन पदार्थों में रहते हैं? भावानामेव, भावानाम मतलब भाव पदार्थों में ही रहते हैं। भाव पदार्थ इनमें रहते हैं पंडित जी, भाव भाव पदार्थ पदार्थों में। अब आप कहोगे भैया ये भाव पदार्थ कौन से हैं, है ना? देखिए
आप जब पढ़ते हैं, हाँ, वो पढ़ते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, पदार्थ पढ़ते हैं ना साथ। जी जी सर। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष विशेष समवाय, समूह ये जो 6 हो गए ना, ये जो 6 हुए, ये 6 को क्या कहा जाता है? इनको भाव पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भाव पदार्थ। समझ में आई बात? भाव पदार्थ कहा जाता है। और एक जो अभाव आपका बचा लास्ट, अभाव, वो अभाव पदार्थ है ये। ठीक है, तो वही कह रहा है, ये जो तीनों मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे? इन ये तीनों इन 6 भाव पदार्थों में ही, 6 भाव पदार्थों में ही तीनों कारण मिलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं क्यों नहीं मिलते अभाव में? अगर अभाव से तो निमित्त मात्रम, अभाव केवल क्या है? निमित्त मात्र है। अभाव में कौन सा कारण रहता है तीनों में से? ये प्रश्न, यही प्रश्न था, अभाव में कौन सा कारण रहता है? तो अभाव में कौन सा कारण रहता है पंडित जी? निमित्त कारण। निमित्त निमित्त कारण। कारण रहता है। अभाव में केवल निमित्त कारण रहता है ना? ठीक है सर, अभाव पदार्थ केवल निमित्त कारण होता है। बाकी ये तीन आपके जो बाकी पदार्थ हैं भाव पदार्थ, है ना, ये समवायी कारण भी होते हैं, समवायी कारण भी होते हैं किसी के प्रति, और निमित्त कारण भी होते हैं। ठीक है ना, ये सब बन सकते हैं, लेकिन अभाव केवल निमित्त कारण ही बन सकता है। ठीक है साहब, क्यों? क्योंकि तस्य क्वचिदपि असमवायात, क्योंकि इसका कहीं भी कोई असमवायी संबंध नहीं होता है। ठीक है, ठीक है साहब। जी सर। हम्म, है ना, उसका कहीं भी कोई समवाय संबंध नहीं होता। कह रहे समवाय से तो भावद, क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि समवाय संबंध क्वचिदपि समवायात, शायद समवाय क्वचिदपि समवायात, हाँ, क्वचिदपि समवायात, अर्थात कहीं भी इसका समवाय संबंध नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि समवाय से तो भावद्वय धर्मत्व, आपने पढ़ा था, समवाय एक संबंध है ना। समवाय क्या है भाई? जी संबंध। संबंध है। संबंध। और संबंध, संबंध क्या अकेले व्यक्ति में बनता है कभी? संबंध कभी एक व्यक्ति में होता है? नहीं। दो में होता है। और भाव अकेला है ना, वही कह रहे हैं, समवायस्तु भावद्वय धर्मत्वात्, समवाय तो भावों में रहता है। ठीक है, और ये क्या है? अभाव है ना, तो इसमें समवाय नहीं रहता, इसीलिए केवल इसमें क्या रहता है? निमित्त मात्र, निमित्त कारण मात्र रहता है। अर्थात ये किसी के प्रति निमित्त कारण मात्र बन सकता है अभाव पदार्थ आपका, है ना, ये आपका न समवायी कारण बन सकता है ना असमवायी कारण बन सकता है। ठीक है सर, जी है सर। ना? जी आप कह रहे तद एतस्य त्रिविधस्य कारण मध्य, ये जो 3 प्रकार के कारण आपको बताए, समवाय असमवाय और निमित्त, ठीक है, इन तीनों में से यदेव कथितम अपि सातिशयम, जो इनमें से किसी भी प्रकार से सातिशय होता है, अर्थात अतिशय युक्त होता है, जिसके बिना कार्य चल ही नहीं सकता, है ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं पंडित जी? वही कारण माना जाता है, चाहे वो निमित्त हो, चाहे समवाय हो, चाहे समवाय हो। ठीक है, इनमें अतिशय से युक्त, अर्थात जिसके बिना कार्य न निकाला जा सके, वही कारण ही हमारा कारण बनता है। क्लियर है पंडित जी? असाधारण कारण को ही कारण कहते हैं, आप लोग पढ़ के आए ना पीछे। जी सर। जी सर। जी। ठीक है, कहें तेन व्यवस्थितम एतल लक्षणम, इस प्रकार से ये लक्षण आपका व्यवस्थित होता है, प्रमाकरणम प्रमाणम, यहाँ तक यही लक्षण आपका चला। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आता है विद्वान, वो इसीलिए मैंने छोड़ दिया आपका परंपरा वाला, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब चीज आ रही है। यदि उसी में आपका दिमाग भर जाता तो आगे वाला आप नहीं समझ पाते। काम चलने लायक तो समझ में ही आ गया होगा ना, वो भी अभी परंपरा संबंध तो उतना तो समझ में आ गया जी होगा। विशेष तो समझा देंगे बाद में, कभी की बात है। ठीक, कह रहे यत्तु से पूर्व पक्ष आ गया, देखो कोई एक व्यक्ति है ना, कह रहे पूर्व पक्ष कौन है? बौद्ध है। क्या कह रहे हैं कि यत्तु, आपने ये जो लक्षण बनाया प्रमाकरणम प्रमाणम, इसी को लेकर के वो परेशान हो गया थोड़ा सा। इससे पहले एक मीमांसक परेशान हुए थे, है ना, उनका खंडन करके उनको मार के भगाए हम लोग, भगाए ना भगाए, प्रमाण के लक्षण को जी लेकर सर। के, है ना। अब एक और आगे बहुत कह रहे हैं, आप एक काम करिए, अनधिगत अर्थगंत्री प्रमाणम इति प्रमाण से लक्षणम, आप प्रमाण का लक्षण करिए, अनधिगत अर्थगंत्री प्रमाणम। क्या लक्षण करिए प्रमाण का? क्या लक्षण करिए? बोलो फटाफट से जल्दी। अनधिगत अर्थगंत्र प्रमाणम इति लक्षणम। हाँ, ऐसा आप प्रमाण का लक्षण बनाइए। ठीक है, कौन कहता है ये बात? तो मीमांसक। कुछ
दोनों ही है, मीमांसक भी दोनों ही हैं है, मीमांसक और भी हैं। आपके जो, सुनो बेटा, एक आचार्य हैं दिंगनाग। कौन है? दिंगनाग। ठीक है, दोनों हैं ये, दोनों ही आ रहे हैं। बाद में मीमांसक इसको खुदा करके भाग के चला जाएगा, इसमें झगड़े में खुदा करके फंसा करके इसको, क्योंकि क्षणिक इत्यादि की बात आ जाएगी तो मीमांसक अपना कट लेंगे, यही फंसे रह जाएंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो अनधिगत अर्थ का ज्ञापक है ना, वही प्रमाण है। अर्थ समझ लीजिएगा ध्यान से, कह रहे हैं अनधिगत अर्थ गंत्री, अर्थात अनधिगत, अनधिगत मतलब जिसको हमने नहीं जाना है, ऐसे अज्ञात, अनधिगत मतलब अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है। अज्ञात। अनधिगत का मतलब ये हुआ ना, अधिगत मतलब जो ज्ञात है, और अनधिगत मतलब न अधिगत अर्थात अज्ञात। ठीक है, तो जो अज्ञात अर्थ का, है ना, अनधिगत अर्थ का जो गंत्री, गंता है अर्थात ज्ञापक है ना, जो बोधक है, वही प्रमाण है। अर्थात ऐसे अर्थ को ज्ञान कराने वाला जिसको हम न जानते हो। ठीक है, जो हमें पता ही ना हो, ऐसे अर्थ यानी पदार्थ को ज्ञात कराने वाला, ज्ञापित कराने वाला ही प्रमाण है। ऐसा कौन कह रहा है पंडित जी? आपके मीमांसक कुमारिल भट्ट के अनुयायी वो, और कौन? आपके दिंगनाग आदि बहुत। दिंगनाग। ये बात आपकी, हम ये सब लोग ऐसी पंचायती कर रहे हैं। तो सबका समझ में आ गया होगा आपको विषय, प्रश्न समझ में आ गया होगा उनका, मत समझ में आया जी नहीं आया सर। उनका? जी। तो अब हम आगे, हम लोग खंडन करेंगे, कह रहे तन ना, आपने जो कहा ये ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोले? कि तत् न, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले आप एक बात बताइए, आपने क्या कहा कि अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाण, अर्थात जिस अर्थ को नहीं जाना गया है ना, उसको ज्ञान कराने वाला जो है वो प्रमाण है। तो आप एक बात बताइए, एकस्मिन्नेव घटे, एकस्मिन्नेव घटे, एकस्मिन्नेव घटे घटोऽयम् इति धारावाहिक ज्ञानानां गृहीतग्राहीणाम् अप्रामाण्य प्रसंगः। अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि आप जब पहली बार किसी चीज को देखते हैं और आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें संसार में जो हम नहीं जानते अभी, है, कोई नया जीव आ जाए आपके सामने जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप पूछते हैं ना कि भैया इस जीव को क्या कहते हैं? नहीं पूछते, बताओ। बहुत सारी सब्जी फल ऐसे होते हैं उनको हम लोग नहीं देखते हैं, तो उनको पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? उनको जानने जी का भैया। प्रयास करते हैं ना। तो अब उस चीज को जो जनाने वाला है, उसका जो ज्ञान कराने वाला है, वही कौन है? कौन है वो? वही प्रमाण है, ऐसा इनका मत है। इनका, ये मीमांसक और इनका। अब उसी में ये शंका कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, यदि आप ऐसा मान लेते हैं पंडित जी, आपका मत ये ठीक नहीं है, यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप एक उत्तर हमें दीजिए कि 1 घंटे से आप किसी घट को देख रहे हैं, घट छोड़ो, पुस्तक देख रहे हो, अभी कितनी देर होगी अपने को? तो 30 मिनट तो हो ही गए लगभग एक पुस्तक पे बैठे हुए, या जो फोन है आपका, पुस्तक, कोई भी चीज है, 30 मिनट से तो जी। ऊपर ही हो गया। जी। कंटिन्यू आप देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं। अभी तत्काल की बता रहा हूँ मैं, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास 1 साल से वो फोन है, 1 साल से वो पुस्तक है, मैं उसके 1 साल पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अभी तत्काल की बात कर रहा हूँ। आधा घंटे से आप देख रहे हैं ना उसको, आपके हाथ में जो पुस्तक है वही है ना? हम्म, बताओ, है ना? धारावाहिक ज्ञान हो रहा है ना, आपको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं उसको, है ना, कि आप कंटिन्यूटी किसी चीज का ज्ञान कर रहे हैं, धारावाहिक ज्ञान है ना आपको, कि यह पुस्तक है, ये पुस्तक ऐसी, जैसे घटोजम ऐसा करके धारावाहिक ज्ञान होता है? तो यदि आप ऐसा मानने लगेंगे, तो जो गृहीत ग्राही नाम, जिसको हमने पूर्व में ग्रहण कर लिया है, पुस्तक, फोन इत्यादि, इसको हम जानते हैं कि हमारे हैं, उनमें क्या आ जाएगा फिर? अप्रामाण्य प्रसंग आ जाएगा। जबकि प्रत्यक्ष आदि ज्ञान के द्वारा तो हमें उनका भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? बताओ, है बेटा, है, बताओ। प्रत्यक्ष आदि के जी द्वारा सर। उनका ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कि हमारी ये जी पुस्तक है है, ना कि फोन है। हमारी पुस्तक। और जितनी बार करोगे उतनी बार होगा। अभी कर लो, फिर 15 मिनट बाद कर लो, फिर 2 मिनट बाद कर लो, जितनी बार देख रहे हो उतनी बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनके अनुसार केवल, हाँ, इनके अनुसार केवल वही है जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, अर्थात जिसको आप नहीं जानते, नया नया जिसको देखेंगे। जिसको आप जानते हैं उसका ज्ञान, इनका ज्ञान नहीं है, वो प्रमाण नहीं है फिर। तो वो तो अप्रामाणिक हो जाएगा ना इनके अनुसार। तो हमारा पुस्तक, हमारा फोन, हमारा सब कुछ अप्रामाणिक हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। जो चीज हम देख रहे हैं पिछले 10 घंटे से, एक आधा घंटे से इसको हम उपयोग कर रहे हैं, उसी को प्रमाणिक बता देंगे ना ये लोग तो। क्योंकि वो जी ज्ञात है, हमें अज्ञात नहीं है। क्योंकि इनके इनके अनुसार लक्षण क्या है कि जो अज्ञात अनधिगत अर्थ है वही प्रमाण है, जिसको हम लोग अधिगत नहीं किए, जाने नहीं है, वही अर्थ प्रमाण है इनके अनुसार तो।
और इनके हम लोग तो हमारा विषय तो जो है वो अधिगत है हमें, अधिगत अर्थ है, तो वो तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी ना उसमें, अप्रामाण्य तो आपत्ति आएगी नहीं आएगी बताओ? जी आएगी। आएगी ना बेटू, जी सर। जी भैया। है ना? हाँ, तो इसीलिए वो शंका दे रहा है, ठीक है, तो उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है इसमें अप्रामाण्य आपत्ति आ जाएगी। अब बौद्ध बोलेगा, क्या बोल रहा है कि न च अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणात् अनधिगत अर्थगंत्रिता। ए पंडित जी क्या कह रहे हो, अनधिगत अर्थगंत्रिता आ जाएगी है, अनधिगत अर्थगंत्रिता आएगी, अर्थात अप्रामाण्य तो आपत्ति है कि ये बताइए, आपने 1 घंटे पहले जो घट देखा था या जिसको आप देख रहे हैं वो हर क्षण परिवर्तित नहीं हो रहा है, अन्य क्षण में अन्य हो जा रहा है वो, क्योंकि क्षणिकवादी है ना बौद्ध, तो बौद्ध तो ये मानता है कि प्रत्येक क्षण कोई ना कोई जी उसमें परिवर्तन हो ही रहा है, ये तो मानता है ना बौद्ध। बोलो बेटा। जी सर। हम्म जी भैया। जी हम्म बताओ। जी सर। जी भैया। है ना? तो ये जो धारावाहिक बुद्धि है, इस धारावाहिक बुद्धि में जो आप ज्ञान कर रहे हैं वो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, आपको ज्ञान नहीं हो रहा है बट वो बदल रहा है, जिस क्षण आपने देखा उसको उस क्षण वो दूसरा था, अभी अगले क्षण वो दूसरा हो जाएगा। अन्य क्षण विशिष्ट, अन्य क्षण हुआ, अन्य क्षण विशिष्ट हुआ कि नहीं हुआ वो घट, अर्थात पूर्व क्षण में अलग था, अलग अलग क्षण में अलग अलग होता जा रहा है कि नहीं हो रहा, होता जा रहा है। अन्य अन्य क्षण विशिष्ट हुआ कि नहीं हुआ वो विषय, आपका घट पुस्तक फोन जो भी है, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यदि आप इस चीज को नहीं स्वीकार करते तो आप देख लीजिए करके ये काम, आप ये काम करके देख लीजिए। अरे आपने स्लो मोशन वाले वीडियो देखे होंगे जिसमें वो लोग एक सेब को या किसी फल को किसी डब्बे में या कहीं रख देते हैं, देखा होगा एक्सपेरिमेंट वाले, बोले देखते हैं कितने दिन में खराब होगा, है? तो 3-4 दिन में फिर खराब होकर के एकदम सड़ जाता है ना। आप ही करके देख लो, कोई फल को रख दो या कोई सब्जी रख दो, वो कि धीरे 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 सड़ जाती है कि नहीं सड़ जाती है वो 3-4 दिन में, बताओ? है? जी जी एक दिन में ही सड़ गई वो, एक दिन में ही सड़ गई वो, 4 दिन में? अरे उसमें नहीं। प्रोसेस तो जिस समय आपने वो लाके रखा उसी दिन से प्रोसेस उसमें शुरू हो गया सड़ने का, तो नहीं हुआ बताओ? है? जिस दिन वो जी अपने हो उससे गया। वृक्ष से अलग हुआ, उस जाली से अलग हुआ, उसी दिन से उसमें सड़ने का प्रोसेस शुरू हो गया था, और वो प्रत्येक क्षण सड़ रहा था, है ना? बताइए। तो प्रत्येक क्षण उसमें बदलाव हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तभी तो, अरे प्रत्येक क्षण जी उसमें सर। क्रिया हो रही थी ना, तभी तो वो बदल रहा था भाई। हम्म बताओ बताओ। जी सर। तो अब हमारा जो जो धारावाहिक ज्ञान है, धारावाहिक ज्ञान का जो विषय होता है वो प्रत्येक क्षण में विशिष्ट होता है कि नहीं होता है, बताओ? होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है। बताइए। तो आपका ये जो धारावाहिक ज्ञान है ये भी कैसा है, अनधिगत अर्थगंत्रिता रहती है, अर्थात ये भी आपको उसी वस्तु का ज्ञान करा रहा है जो आप नहीं जानते हैं। इसका मतलब आप जिस फोन को भी थोड़ी देर पहले जानते थे वो अब आपके लिए नया है, समझे? जितनी बार देखोगे उतनी बार नया देख रहे हैं आप, समझे? जिसका आपको पूर्व ज्ञान था वो दूसरा है, वो अब ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो गया आप, समझ गया पंडित जी? अभी आप पे भी लागू जी। होता है, हम पे सब पे लागू होता है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक क्षण बदल रहे हैं ना, हमारा शरीर प्रत्येक क्षण बदलाव में जा रहा है, एक साथ बूढ़े थोड़ी ना हो जाते, अब बताओ? कि एक साथ बच्चे से बड़े हो गए, क्यों जी? धीरे धीरे बदलाव हुए ना भाई। हम्म बताओ बताओ। जी। जी भैया। तो बात समझ में आ गई? तो ये कह रहे हैं ये जो आपका धारावाहिक ज्ञान है, ये धारावाहिक ज्ञान भी कैसा है, अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणात् अनधिगत अर्थगंत्रिता उस धारावाहिक ज्ञान में रहती है। क्यों? क्योंकि अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरण होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात? अतः धारावाहिक ज्ञान का भी जो विषय है वो अन्य क्षण में अन्य होता है और अन्य क्षण में अन्य होता है। तो ये तरह से ये धारावाहिक ज्ञान भी आपका कैसा है, अनधिगत अर्थगंत्री है, अर्थात उसमें अनधिगत अर्थगंत्रिता रहती है। क्लियर है भाई साहब? है ना? अतः जो हमने लक्षण बताया था अनधिगत अर्थगंत्री प्रमाणम, ये लक्षण एकदम ठीक है। समझ में आ गई बात? उसने अपना लक्षण पुष्ट कर दिया, ठीक है सर? जी सर। जी। जी भैया। अब खंडन करेंगे फिर से, अब भयंकर वाला खंडन करने जा रहे हैं, कह रहे प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षेण सूक्ष्म आकलन भेदात। अब ये बात बताइए पंडित जी, पकड़ लिया दोनों को, मीमांसा और बौद्ध को, आप कर सकते हो ये भेद? बोलो,
कर सकते हो आप भेद? बोले हाँ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो करके दिखाओ, ये लो फल और इसमें करके दिखाओ। बोले मतलब रुक जाओ 3-4 दिन। बोले नहीं, तुरंत करके दिखाओ। आप कह रहे हो ना प्रत्येक क्षण बदलाव हो रहा है, दिखाओ प्रत्येक क्षण का बदलाव करके दिखाओ। बोले अरे उसके लिए तो सूक्ष्म काल का आकलन करना पड़ेगा, अत्यंत सूक्ष्म काल में जाना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए। बताओ जाना पड़ेगा नहीं जाना जी पड़ेगा? जाना पड़ेगा और नहीं? उसका आकलन हम लोग क्या कर सकते हैं बिना मशीन के? बिना मशीन के हम उसका आकलन कर सकते हैं? मशीन में तब भी स्लो मोशन वगैरह में किया जाता है उसका आकलन, देखते हैं हम लोग, है ना? बताओ। तो जी उसका आकलन हम लोग कर सकते हैं, तो वही कह रहे हैं सूक्ष्म काल भेद अनाकलनात्। प्रत्यक्ष के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से हम सूक्ष्म काल भेद का आकलन नहीं कर सकते। समझ गए पंडित जी, है ना? मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये काल भेद है, अर्थात एक क्षण से दूसरे क्षण में जो फल विपरिणित हो रहा है, बदल रहा है, या हम बदल रहे हैं प्रत्येक क्षण, ये काल भेद है ना। एक काल से दूसरे काल में जा रही है ना चीजें, एक क्षण से दूसरे क्षण में प्रवेश कर रही हैं, है? तो इस काल भेद को बहुत सूक्ष्म, बहुत माइनर है ये, इसको हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं देख सकते पंडित जी, उसका आकलन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, समझे? और यदि आप ऐसा करने की चेष्टा करते हैं तो आपको याद रखिए, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले काल भेद का ग्रहण करना चाहते हैं, अब यदि आप अपनी औकात समझते हैं ऐसी कि हम कर लेंगे, तो देखिए पहले आपको क्रिया, है ना, क्रियादि संयोग, है ना, क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्नाम योगपद्य अभिमानो न स्यात्। आपको क्रिया से लेकर के संयोग के पर्यंत चार चीजों का एक साथ ज्ञान करना पड़ेगा। कौन कौन चार चीजें? देखिए चार चीजें हैं भैया। क्रिया दिख रहा है यहाँ पे, क्रिया, क्रिया के बाद विभाग, विभाग से संयोग नाश, और उत्तर देश संयोग। देखिए कोई भी आप क्रिया करते हैं, है ना, सपोज आप भोजन कर रहे हैं, है ना, ठीक है, अब भोजन करने में आप क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? तो उस क्रिया में वो ठीक है, वो बड़ी क्रिया है, इसीलिए आपको दिखता है कि हाँ एक पराठा सेक के दिया माँ जी ने और आपने उसको 5-7 टुकड़ों में खा लिया, है ना, तो एक एक टुकड़े में खत्म होता हुआ दिख रहा है हमें, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्रिया है ना, बड़े देश पे बड़े स्वरूप में विभाग हो रहा है, बड़े स्वरूप में संयोग का नाश हो रहा है ना। आप क्रिया कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको, फिर आपने थाली से उसका विभाग हुआ पराठे का, जो पहले थाली में था अब वो कहाँ है? आपके हाथ में, है ना, और हाथ से विभाग हो गया आपके मुंह में, विभाग हो रहा है ना। और विभाग होने से जी और जैसे ही विभाग वहां होने से थाली से विभाग हुआ जैसे ही आपके वहां हाथ में थाली आया, से विभाग हुआ आपके है हाथ ना, में आया, और हाथ से विभाग होकर आपके मुंह में गया, यही हुआ ना। तो विभाग होने के बाद संयोग भी हो रहा है अलग अलग देशों का, है? बताओ, पूर्व संयोग का नाश हो रहा है और संयोग उत्तर का देश संयोग हो रहा है, चार चार कार्य हो रहे हैं ना एक साथ में, क्योंकि आप बड़ी लेवल पे क्रिया हो जी रही है, अर्थात स्वरूप क्रिया का स्वरूप बृहद है, और उस पार्टिकल का स्वरूप जो आप कर रहे हैं उसका भी कार्य का स्वरूप भी बृहद है, भोजन वगैरह का। लेकिन जो घट इत्यादि हैं, फोन इत्यादि जो हम देख रहे हैं अपने, हम सब लोग में, इतने बड़े लेवल पे आपको दिख रहा है ये क्रिया विभाग संयोग नाश उत्तर देश संयोग आप कर पा रहे हैं? जो शरीर आपका पूर्व था जो शरीर आप उसमें क्रिया हुई, उस शरीर से दूसरा शरीर अलग हुआ है, जो पूर्व संयोग था वो अलग हो गया, अब जीवात्मा दूसरे शरीर से संयुक्त हो गया, उत्तर देश संयोग दिखा, ये सब दिखा क्या आपको? आप नहीं कर पाए ना। यदि आप काल भेद ग्रहण कर रहे हैं तो काल भेद के ग्रहण में आपको चार चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है पंडित जी, काल भेद ग्रहे क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्नाम योगपद्य विमानो न स्यात्। तो ये क्रियादि संयोगांत जो है उनमें कौन कौन नहीं आते, कौन कौन आते हैं? याद रखना, ये क्रिया के बाद विभाग, उनका सही क्रम क्या है ना? क्रियादि संयोगांतानाम यथाक्रम जो जाए तो ऐसा भी आ सकता है आपसे, ठीक है? तो क्रिया विभाग संयोग नाश और उत्तर देश संयोग, ठीक है ना? समझानी बात पंडित जी? ये सब जी चीजों का आपको योग पद्य ज्ञान करना पड़ेगा, एक साथ ज्ञान करना पड़ेगा, एक साथ ज्ञान करना पड़ेगा, एक काल में, एक क्षण में, तुरंत के तुरंत। अब भोजन करने की क्रिया तो वो पूरी 15-20 मिनट की है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया। सर। भैया तो भोजन आदि क्रिया तो आपकी 15-20 मिनट की है पंडित, इसलिए आपको वहां ज्ञान हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कितने, आप एकदम क्षण में बता रहे हैं ना, आप तो प्रत्येक क्षण बदलाव बता रहे हैं ना, तो आपको क्षण में ये चारों चीजों का ज्ञान करना पड़ेगा, क्रिया संयोग, क्रिया से लेकर संयोग पर्यंत। समझ में आ गई बात? तो वही बात कह रहे हैं, क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्नाम योग पद्यमानो न स्यात्। यदि आप ऐसा मानते हैं, अनधिगत अर्थगत प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो आप देख लें, आपको करना होगा क्या?
सूक्ष्म वेद का आकलन, और सूक्ष्म वेद का आकलन यदि आप करते हैं तो आपको क्रिया से लेकर के संयोगांत अर्थात क्रिया, क्रियाता विभाग, है ना, विभागात पूर्व संयोग नाश और उत्तर देश संयोग, ये सब आपको ज्ञात करना पड़ेगा एक ही क्षण में। यदि आप इतना करने में सक्षम है तो आप ठीक है, आप स्वीकार करिए। समझे पंडित जी? बात समझ में आ गई? और ऐसा आप नहीं कर सकते, मैं पता जी है, भैया इसीलिए फालतू का प्रमाण का आ नया गया। नया लक्षण न बनाइए। जो है उसी को रहने दीजिए, निकल लीजिए यहाँ से। समझ में आ गई बात? ऐसा करके मार के हमको भगा दिए। समझे पंडित जी? जी। है ना? जी ननु से एक और पूर्व पक्षी आया, वो कह रहा भैया ननु प्रमाया कारणानि बहूनि सन्ति। अब आपने क्या कहा अभी? प्रमाकरणम प्रमाणम, आपने क्या लक्षण बनाया पंडित जी प्रमाण का? समाकरण प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है वह प्रमाण है। ठीक है। अब एक बात बताइए, प्रमा के प्रति तो प्रमाया कारणानि बहूनि, प्रमा के कारण तो बहुत सारे हैं, तो फिर आपने इस प्रमाण को ही करण क्यों माना? आपने किसको करण माना है पंडित जी? प्रमा के प्रति आपने किसको करण माना है? इस प्रमाण को, है ना? प्रमाण को ही तो माना है ना आपने। तो ये जो प्रमा है, इस जी। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान के, ये जो प्रमा रूपी यथार्थ ज्ञान है, इस प्रमा, इसके प्रति तो बहुत सारे कारण हैं हमारे पास में। उनमें से कोई एक चुन लीजिए, आपको इसमें क्या खास दिखा जो आपने इसको करण बना दिया? कोई खासियत तो होगी पंडित जी जो आपने इसको चुना। ऐसा करके पूछा जा रहा है। ठीक है, समझे? यथार्थ ज्ञान का कारण प्रमाण ही है, ऐसा क्यों? यदि भी हमारे पास तो बहुत सारे कारण हैं, उसको क्यों नहीं, उनको उनमें से किसी को क्यों नहीं बनाए कारण? बताइए। तो कौन कौन है बहुत सारे? बोले प्रमाता, ध्यान से समझिए, देखिए प्रमाता है, ठीक है। प्रमाता मतलब हम और आप लोग। और जैसे घट का ज्ञान कर रहे हैं, पुस्तक का ज्ञान कर रहे हैं अपनी का, अभी हमारे सामने पुस्तक रखी है, फोन रखी, तो ज्ञान कर रहे हैं ना अभी हम लोग उसका, हमें यथार्थ ज्ञान हो रहा है ना, क्या ये पुस्तक ही है क्यों जी? बताओ। जी। हम्म, पुस्तक ही है, फालतू की चीज नहीं है। इतना ज्ञान हो रहा है ना आपको, यथार्थ ज्ञान यही प्रमा है। तो उसको करने वाले एक तो आप, दूसरा प्रमाण, जिस ज्ञान आप चाहे प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं, उसका आपके हाथ में रखिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं। अभी यदि वही पुस्तक आपसे थोड़ी सी दूर रख दी जाए, आपको थोड़ी बहुत धुंधली दिखे, तो आप अनुमान करेंगे ना कि हाँ वो पुस्तक ही है, कोई डब्बा उब्बा नहीं है ना? तो प्रमाण भी उसमें कारण है। ठीक है, तो आप कारण हो गए, प्रमाण कारण हो गया, और आता है प्रमेय। और कौन आ गया? प्रमेय। प्रमेय मतलब प्रमेय। वह वस्तु, वह वस्तु जिसका ज्ञान किया जा रहा है, पुस्तक इत्यादि जिसका आप ज्ञान कर रहे हैं, पुस्तक फोन वगैरह जो भी एक्स वाई जेड जिसका आप ज्ञान कर रहे हैं, ठीक, तो वो वस्तु है ना। ये तीन तीन इस प्रमा के प्रति कारण है। इनमें से आपको ये प्रमाण ही क्यों अच्छा लगा, ये प्रश्न इनका है। प्रश्न समझ में आ गया? अरे तीनों में से कोई भी एक ना हो तो काम चलेगा क्या? प्रमेय ना हो तो किसकी प्रमा करोगे, बताओ? है, प्रमाण ना हो तो प्रमाता को प्रमा होगी कैसे? तुक्का भले लगाता रह जाए। हम्म, क्यों जी? नहीं होगी। तुक्का भी अनुमान में आता है, वो भी प्रमाण में आ जाएगा, तो प्रमाता को वो भी नहीं होगी। और प्रमाता ही नहीं होगा तो प्रमाण के प्रमा करेगा कौन? तो तीनों ही कारण है। अब तीनों में भी उसका कहने का मतलब वही है कि भैया अपने प्रमाण ही क्यों अच्छा लगा आपको, ये बताइए। प्रमाता क्यों अच्छा नहीं लगा, प्रमेय क्यों अच्छा नहीं लगा? तो बता रहे हैं, कह रहे हैं ननु प्रमाया कारणानि बहूनि सन्ति, है ना। ननु से शंका उठाई जा रही है कि प्रमा के कारण बहुत सारे हैं, प्रमाति, प्रमाता, प्रमेय, है ना, ये सब कारण है कि नहीं तुझे? जी। प्रमाण, है ना। तान्यपि किम कारणानि उत न, उनको क्यों नहीं आप कारण बनाए, ये बताइए। बोले उच्चते, बताते हैं, बैठो शांति से बैठो, है ना, बताया जा रहा है। कह रहे सत्य भी प्रमातरी प्रमेय च, यदि प्रमाता प्रमेय दोनों बैठे रहे, आप भी बैठे हो, है ना, और वो वस्तु भी रखी है जिसका आपको ज्ञान करना है, लेकिन यदि प्रमाण का अभाव है पंडित, है ना, यदि प्रमाण का अभाव है, अर्थात आपके पास इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा है उस वस्तु के साथ, तो आपको ज्ञान होगा उसका यथार्थ? बताइए मुझे। हम्म, बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? नहीं होगा।
होगा आपको। तो वही कह रहा है, सत्य भी प्रमाता नहीं प्रमेय, प्रमाता प्रमेय सब बैठे रहे, बिना प्रमाण के प्रमा उत्पत्ति नहीं हो सकती। वही कह रहे हैं, प्रमा अनुत्पत्ते है ना, इंद्रियार्थ संयोगादौ सती अविलंबेन प्रमोत्पत्ते है। और जैसे ही इंद्रिय और अर्थ का संयोग होता है, जैसे ही आपकी आंख का और उस पुस्तक का संयोग होगा, इंद्रिय मतलब आंख और है ना, और अर्थ माने पुस्तक, तो उन दोनों का जैसे संयोग होगा तो अविलंब अर्थात बिना विलंब की आपको प्रमा की उत्पत्ति हो जाएगी। बात समझ में आ गई है ना। जी अतः उसमें कौन करण है, उसमें कौन करण है, तो ना प्रमाता करण है ना प्रमेय करण है, उसमें इंद्रियार्थ संयोग ही करण है। कौन करण है पंडित जी उसमें, प्रमा की उत्पत्ति में? इंद्रियार्थ संयोग। इंद्रियार्थ संयोग। क्योंकि देखो, इंद्रियार्थ प्रमाता संयोग। बैठा रहा, प्रमाता बैठा रहा, प्रमेय रखा रहा, लेकिन प्रमा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंद्रिय अर्थ का संयोग ही नहीं था। अरे आपके कमरे में 1000 चीजें रखी होंगी, लेकिन आपको ज्ञान केवल पुस्तक और फोन का हो रहा है अपने, 1000 चीजों का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी इंद्रिय और अर्थ का संयोग ही नहीं है। आप भी बैठे हैं कमरे में और वो वस्तु भी बैठी है, आप प्रमाता हो गए, वो वस्तु प्रमेय हो गई, दोनों चीजें हैं। उस कमरे में 1000 वस्तु हैं, लेकिन जब तक आपकी इंद्रिय और अर्थ का संयोग नहीं होगा तब तक आप ढूंढते रहिए उसको, नहीं मिलेगी आपको। जैसे इंद्रिय अर्थ का संयोग होगा तुरंत मिल जाएगी आपको, नहीं है ना, यथार्थ ज्ञान जी हो जाएगा, भैया। हाँ यही पुस्तक है मिल गई। क्यों? क्योंकि उसमें है ना, उस जी प्रमा की उत्पत्ति में इंद्रिय अर्थ संयोग ही करण होता है। ठीक है, कह रहे हैं प्रमायाः साधकत्व अविशेषे अपि अनेनैवोत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यो अतिशयत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणम् इति उक्तम। और वास्तव में प्रमा के साधक ये होते हैं, है ना, अविशेष है ना, अविशेषे भी अनेनैवोत्कर्षेण, अस्य अविशेष होने पर भी इसके द्वारा ही प्रमातादि को, जो प्रमाता इत्यादि हैं उनको अति इसकी उत्पत्ति होती है प्रमा की, है ना। और कह रहे हैं उसके प्रति अतिशयत्वात् अतिशयितम साधकम, अर्थात अत्यंत साधक होने के कारण, अर्थात साधकतम होने के कारण तदेव करणम, इसीलिए उसको कर्ण भी कहा जाता है। किसको? किसको? प्रमाण को, है ना। अतः इंद्रियो संयोगादि एवं प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम, इंद्रिय संयोगादि ही प्रमा का करण होने के कारण उसको प्रमा कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है, ना कि प्रमाता आदि को। क्लियर हो गया अगर बात सबको? है जी। ठीक है। तानि च प्रमाणानि चत्वारि, वो 4 प्रमाण है पंडित जी। कौन से? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि, शब्दाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। ठीक, अब एक एक करके प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द को लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक का? कोई दिक्कत नहीं अभी? बताइए मुझे। हम्म, बोलो भाई। जी भैया। जी सर। नहीं भैया। तो अब कल ना, कल से तो वो चलेगा आपका 3 दिन, तो फिर हम लोग आगे के 3 दिन में इसको देखेंगे। यहाँ तक आप एकदम क्लियर रखिएगा अपने विषय को। ठीक है सर? जी भैया।